दोस्तों, एक बार की बात है कि जब इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक पत्रकार के इंटरव्यू में सवाल किया ताकि भाई आप एक ऐसी चीज के बारे में बताएं कि जिसके इस वक्त इसराइल को सबसे बड़ा खतरा, तो नेतन्याहू ने फौरन जवाब दिया था कि वो कुछ और नहीं बल्कि ईरान है। बल्कि ईरान, नेतन्याहू ने सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने खुद ही जर्नलिस्ट से कहा कि हमें दूसरी और तीसरी चीज के बारे में बताऊं, और वो इस पर भी उन्होंने कहा कि ईरान है, ईरान है, ईरान। मतलब कि इसराइल के लिए ईरान के सबसे बड़ा खतरा, ईरान के अलावा इसराइल के लिए कोई और खतरा ही नहीं। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वक्त के अंदर ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, मगर उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज ये है, ईरान ने कम वक्त के अंदर ताकत और कामयाबी हासिल की है। इतने कम वक्त में सब हासिल करने की मिसाल दुनिया के अंदर कहीं और नजर नहीं है। बावजूद इसके कि ईरान कुछ आगे बढ़ पाता, बिल्कुल शुरू में ही ईरान के दुश्मनों ने चालाकी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए ताकि इसको हमेशा एक पिंजरे में बंद करके रखा जा सके। मगर इस सारे प्रतिबंध के बावजूद भी ईरान ने ये सब कुछ, सारा मकाम, ये सारी कामयाबी अपने दम पर हासिल। वैसे तो दोस्तों, ईरान की इस कामयाबी में ईरान के बेशुमार लोगों ने अपनी अपनी तरह से किरदार अदा किया, मगर फिर भी एक ऐसा इंसान भी है जिसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि उसके बगैर यह सब कुछ नामुमकिन ही नहीं हो पाता। बल्कि यह कहा जा सकता है कि अगर ये एक इंसान ना होता तो दुनिया में वो ईरान ही मौजूद ना होता जिस तरह के ईरान को आजकल हम अपनी आंखों से देख रह पा रहे हैं। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वही एक जिसके इशारों पर आज पूरा ईरान देश चलता है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसकी इजाजत के बगैर तो वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाता। मैं बात कर रहा हूँ ईरान देश के सबसे ताकतवर इंसान, इस देश के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बारे में। ये वही अली खामनेई है जो पिछले लगभग 34 साल से लगातार ईरान पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, अली खामनेई की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जाहिर है कि अली खामनेई न तो किसी बहुत ज्यादा अमीर फैमिली में पैदा हुए थे और न ही किसी शाही खानदान में पैदा हुए। उनको ये पोजीशन और ये हुकूमत यूं ही नहीं मिल गई। खामनेई साहब की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों की नॉलेज के लिए भी बताता चलूं, इनको ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ साथ दुनिया भर के जो शिया मुसलमान, उनका रिलीजियस लीडर भी माना जाता है। आजकल के दौर में दुनिया भर में पाए जाने वाले शिया लोग इनको अपने एक लीडर, एक इमाम के तौर पर देखते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ दीनी मामलों में भी किसी भी ऑर्डर की आखिरी फैसला माना जाता है। फिलहाल खामनेई साहब का जन्म सन 1939 में ईरान में मशाद शहर में हुआ। ये बचपन से ही अपने फादर के नक्शे कदम पर चलते हुए जिन्हें आलिम बनना चाहते थे, मगर उस दौर में ईरान के इलाके में आलिम बनना इतना आसान भी नहीं। उसकी ये वजह थी क्योंकि उस दौर का ईरान आज के दौर के ईरान से बिल्कुल अपोजिट हुआ करता था। उस दौर में वहाँ पर एक सेकुलर हुकूमत हुआ करती थी जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर ही चला करती थी। वो ईरान के जहाँ पर हिजाब, दाढ़ी जैसी इस्लाम से जुड़ी हुई सारी चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही थी और मजहबी लोगों को शक की निगाह से देखा जा रहा था। ऐसे ईरान के माहौल में अली खामनेई सिर्फ 11 साल की उम्र में आलिम बन गए। इसके बाद यहाँ से खामनेई साहब का स्ट्रगल शुरू हुआ और फाइनली सन 1962 में उन्होंने उस रुहुल्लाह ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, कि मतलब उन क्लब में शामिल हो गए जो बड़ी शिद्दत के साथ उस दौर के ईरान की हुकूमत से मुकाबला कर रही थी और वो हर तरह से उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी तरह से ईरान के अंदर एक शिया मुस्लिम हुकूमत को कायम किया जा सके। अली खामनेई के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि उन रुहुल्लाह खामनेई के सामने करीबी लोगों से एक थे। उस दौर में ईरान के सेकुलर हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। कुछ वक्त के बाद जब ईरान के सेकुलर हुकूमत का ये महसूस हुआ कि अब वो लोग रुहुल्लाह खामनेई और उनके सपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर उन लोगों को रुहुल्लाह के उनके अपने ही देश में बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने यूरोप के देश फ्रांस में जाकर अपना ली, मगर उनकी गैर हाजिरी में अली खामनेई समेत उनके कई फॉलोअर्स ने ईरान में उनके इस मिशन पर काम करना जारी रखा। बड़ी शिद्दत के साथ वो लोग काम करते रहे। नतीजा ये हुआ कि इन सारी चीजों की वजह से अली खामनेई को एक बार नहीं बल्कि कई बार जेल जाना पड़ा। सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि जेल के अंदर अली खामनेई के ऊपर जुल्मो सितम किया जाता था। तो कई बार इनको टॉर्चर भी किया गया, मगर लाख जुल्मो सितम के बावजूद भी अली खामनेई ने रुहुल्लाह खामनेई का साथ छोड़ा और न ही उनके मूवमेंट को साथ छोड़ा। नतीजा हुआ ये कि सन
1979 में आते आते नक्शा बदल चुका था और वो मूवमेंट के जो रुहुल्लाह खुमैनी साहब की तरफ से शुरू किया गया था उसकी जीत हो चुकी और ईरान का रजा पहलवी की वो हुकूमत उखाड़ चुकी थी जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर चला करती थी। बस इसी वक्त ईरान में न सिर्फ हुकूमत बदली थी बल्कि ईरान का पूरा फ्यूचर और ईरान का पूरा इतिहास ही बदल गया। वो ईरान के जहाँ पर इस्लाम से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजों को न सिर्फ बैन किया गया चुका था बल्कि मजहबी लोगों को शक के निगाह से देखा जाता था। अब उसी ईरान के अंदर एक कट्टर शिया मुस्लिम की हुकूमत काम हो चुकी है। अब जाहिर है कि इस हुकूमत के लिए और इसे इनके लाभ के लिए रजा पहलवी के खिलाफ जो एक लंबी जंग लड़ाई गई थी उस जंग में अली खामनेई साहब का भी एक बड़ा किरदार। इसलिए ईरान के पहले सुप्रीम लीडर सैयद रुहुल्लाह खामनेई की तरफ से अली खामनेई को भी ईरान की इस हुकूमत में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई। अली खामनेई को सबसे पहले तो ईरान के अंदर जुमा पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। ये वही मेन मस्जिद थी जिसके अंदर ज्यादातर खुद सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खामनेई भी नमाज अदा किया करते थे। इसके अलावा अली खामनेई तो उस दौर में कई अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। इवन ये तो ईरान की फौज में भी अलग अलग पदों पर रहे। उस दौर में ईरान और इराक के बीच जो एक लंबी जंग लड़ी गई थी उसमें भी अली खामनेई काफी आगे नजर आए। मगर दोस्तों जैसे जैसे अब अली खामनेई का कद ईरान की राजनीति में बढ़ता जा रहा और जैसे जैसे अब वो ईरान के सुप्रीम लीडर के करीब होते जा रहे थे वैसे वैसे देश के अंदर ही उनके अपने दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। उनके दुश्मनों ने किसी तरह से उनको नीचे खींचने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन हद तो तब हो गई जब उनको मारने की प्लान तैयार कर लिया गया। वैसे तो शायद अली खामनेई को मारने की कई बार कोशिश की गई थी मगर जो सबसे मेन अटेम्प्ट था वो दरअसल उस वक्त ईरान के अबूजर मस्जिद में हुआ जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके पास में ही एक ऐसा टेप रिकॉर्डर लाकर रखा गया कि जिसके अंदर पहले से ही बम फिट कर दिया गया। वो बम फटा और एक ऐसा महसूस हुआ कि मानो आसपास में सब कुछ खत्म हो गया। खामनेई जमीन पर गिर चुके थे और पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि वो इस धमाके की वजह से अपना एक हाथ पूरी तरह से खो चुके हैं। उनको एक हाथ पैरालाइज हो चुका है मगर फिर भी डॉक्टर इस बात को लेकर हैरान थे कि सिर्फ एक हाथ के अलावा उनकी बॉडी को कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बावजूद इसके कि इस तरह के वो धमाका था उसे महसूस हुआ था कि कभी वो बच नहीं सकते बल्कि बाद में खुद भी इस बात का कबूल किया था कि मुझको तो खुद ही नहीं पता कि आखिर मैं कैसे बच गया। मैं बिल्कुल मौत को छूकर वापस आया था और मुझको बहुत बाद में जाकर इस चीज का एहसास हुआ कि खुदा ने मुझे तो ये जिंदगी दोबारा दी थी। क्यों खुदा मुझको किसी खास मकसद के लिए रखना चाहता और मुझसे कोई खास काम लेना चाहता। दोस्तों अली खामनेई अभी सेहतयाबी हो रहे थे कि 1982 में खामनेई साहब को ईरान का प्रेसिडेंट चुन लिया गया और 82 से 85 तक रहे और 85 से एक बार फिर 90 तक के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया। मगर दोस्तों 1989 में मतलब 1989 में जब पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी साहब का इंतकाल हुआ तो अब हर तरफ से इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी कि आखिर ईरान के राजनीति के सबसे ताकतवर पोजीशन को मतलब सुप्रीम लीडर के ओहदे को अब कौन संभालेगा। और फाइनली वहाँ के जो शिया आलिम थे उनके बीच एक पूरी मीटिंग हुई और उसमें सब लोग मशवरे के बाद फाइनली अली साहब को ईरान के हिस्ट्री का सेकेंड सुप्रीम लीडर चुन लिया गया और फिर वही से ही आगाज हुआ उसमें ताकतवर ईरान का उभरने की जिसको आज के दौर में हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो अलग तरह का ईरान जिसकी बुनियाद सन 1979 में रुहुल्लाह खुमैनी साहब की तरफ से रखी गई। उस ईरान को अली खामनेई ऐसे मकाम पर और ऐसी पोजीशन पर लेकर चले जाएंगे इस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं। गद्दी पर बैठते ही अली खामनेई ने सिर्फ ईरान को अंदरूनी तौर पर ताकतवर बनाना शुरू किया बल्कि अपने इनकलाब के अपने वादे के मुताबिक देश के बाहर भेजना भी शुरू कर और उसी चीज का नतीजा है कि आज के दौर में आप लोग देखते होंगे कि ईरान जितना ज्यादा ताकतवर अंदर से है ना ही ज्यादा ताकतवर अब बाहर से हो चुका है। उसके दुश्मन उस पर अटैक करने से पहले 100 बार इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको पता है कि ईरान अंदर से मुकाबला करेगा ही मगर ईरान की उन फौजों और उन ताकतों का क्या होगा जो ईरान से बाहर मौजूद है और जिनको पिछले 20 या 30 साल की मेहनत के साथ ईरान के लिए तैयार किया। हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अलग
अलग अलग ताकतवर ग्रुप की, जिनमें से किसी को हिजबुल्लाह का नाम दिया जाता है, किसी को हुतीस कहा जाता है, किसी को इस तरह का कोई और नाम दिया जाता है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में एक्टिव ये सारे ग्रुप की, जिनको इनडायरेक्टली ईरान की तरफ से ही सपोर्ट किया जाता है, मतलब हथियारों में या फिर फंड वगैरह में भी ये ईरान के इशारे पर ही काम करते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर सिर्फ वीडियो को लाइक न करें, बल्कि अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फेसबुक पे देख रहे तो हमें फॉलो कर लें।